नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी के प्राइम टाइम डिबेट शो में। मैं हूं आपके साथ पारुल। सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश में मिशन 2022 से पहले कई नेता सेफ सियासी घरौंदे की तलाश में हैं और अब राजनेता दल बदल की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ताजा तरीन घरौंदा ढूंढा है उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने, जिन्होंने सपा का दामन थाम लिया है, ऐसी खबरें हैं। और उनके साथ 3 और विधायकों ने भी पार्टी छोड़ दी है, जिससे स्वाभाविक है कि बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी का ओबीसी चेहरा है, बिग ओबीसी फेस है। उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला, बावजूद इसके उन्होंने चुनावी समय में पाला बदल लिया। अब ऐसे में सवाल तो ये भी है कि क्या ये पैकेज डील थी जो सपा के साथ हुई थी, क्योंकि खबरें तो इसी तरह से आ रही हैं। और इससे बीजेपी को कितना नुकसान हुआ है, ये भी जानने की कोशिश होगी। लगातार एक नहीं, तमाम दलों में हाले दिल एक ही है कि चुनाव आया, दल बदल का मौसम आया। चर्चा होगी, मेहमानों से आपकी मुलाकात होगी। आप रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में चुनावी तारीखों का ऐलान होते ही सियासी पारा उफान पर है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अब कई नेताओं ने दल बदलना शुरू कर दिया है। नेता अपने बेहतर भविष्य और पार्टी में उस प्रकार का महत्व न मिलने की बात कर दल बदलते नजर आ रहे हैं। यूपी में सियासी हलचल तब बढ़ी जब ओबीसी समुदाय के बड़े नेता माने जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने श्रम मंत्री के पद से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया, जिसके बाद 3 और विधायकों ने पार्टी का दामन थाम लिया। चुनावी समय पर दल बदलने वालों की यूं तो लिस्ट लंबी है, जिनमें बड़े नामों पर नजर डालें तो ताजा नाम कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का है। इसके बाद बीजेपी विधायक ब्रजेश प्रजापति, भगवती सिंह, रोशन लाल वर्मा हैं। कुल मिलाकर ताजा संख्या बीजेपी का दामन छोड़कर जाने वालों की 4 है। अब कुछ पुराने नामों को याद कीजिए तो 17 नवंबर को यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने सपा को बड़ा झटका दिया था। सपा के विधान परिषद सदस्य रविशंकर सिंह पप्पू, सीपी चंद, रमा निरंजन और नरेंद्र भाटी के नाम शामिल हैं, जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा था। इसके अलावा शत्रुद्र प्रसाद, सुभाष पासी के नाम शामिल हैं, जिन्होंने सपा छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। अब कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने वालों के नामों पर नजर डालें तो रायबरेली से अदिति सिंह, राकेश प्रीतम सिंह और इसी तरह बीएसपी से सपा में शामिल होने वालों में विनय शंकर तिवारी, कौशल तिवारी के नाम शामिल हैं। खबरें हैं कि स्वामी प्रसाद के साथ साथ मंत्री दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह चैनी के भी बीजेपी को अलविदा कहकर सपा में शामिल होने की अटकलें हैं। अब चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में मचे इस सियासी तूफान पर राजनेताओं का क्या कहना है, ये आप सुनिए। जहाँ तक इमरान मसूद जी की बात है, वो मौका पर देता रहे हैं। समाजवादी पार्टी से उन्होंने वापस कांग्रेस आए थे, अब कांग्रेस से वो सपा गए हैं। मैं समझता हूँ उनका कोई जनाधार नहीं है। और लगातार जो उत्तर प्रदेश के जन मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, अपराध हो, इसके खिलाफ कांग्रेस की नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने लड़ाई लड़ी है। आज उत्तर प्रदेश का जन जन का मानस चाहता है कि श्रीमती प्रियंका गांधी जी आने वाले समय में नेतृत्व करें। जिस तरह से उन्होंने महिलाओं के विषय में जो प्रतिज्ञाएं ली हैं, महिला सशक्तिकरण की बात की, उनकी उत्थान की बात की है, तो मैं समझता हूं कि ये आधी आबादी की बात करके और आने वाले समय में महिलाएं ही उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा तय करने वाली हैं। ऐसे मौका पर नेताओं को प्रियंका गांधी जी ने कहा था कि ये लोग कायर हैं और कायर लोग ही दल बदल करते हैं। समाजवादी और आरएलडी का जो गठबंधन पश्चिम यूपी में है, वो बड़ा मजबूत गठबंधन है और जयंत चौधरी जी जिसके मुखिया हैं और युवा हैं, बड़े तेज तर्रार साथी हैं। हमारा ये गठबंधन आज से नहीं है। जयंत चौधरी जी के जो पिताजी थे अजीत चौधरी जी, उनसे हमारा ये गठबंधन है और हमारी ऐसी उम्मीद है, आशा है, पूरा दृढ़ विश्वास है कि पश्चिम यूपी में समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप करने जा रही। भाजपा ये अपना तय कर ले कि उनकी एक आध सीट वहां से आएगी कि नहीं आएगी। पश्चिम ही नहीं, पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण, समाजवादी पार्टी इस 2022 के चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। अखिलेश यादव जी के साथ जो भी पार्टियां आ रही हैं, उनको ये भी पता होगा कि पिछली बार अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, बीएसपी के साथ गठबंधन किया था। तो लोकसभा के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में क्या परिणाम हुए, ये किसी से छुपे हुए नहीं। और जो उन्होंने आरएलडी के साथ गठबंधन किया है और वो दावा कर रहे हैं कि हम चुनाव में बहुमत लेकर के आएंगे,
तो किस आधार पर बहुमत लेकर के आएंगे? पिछले 5 साल उनकी सरकार रही और उनके 5 साल के कार्यकाल में जनता ने सिर्फ लूट घसोट गुंडागर्दी के बजाय और कुछ नहीं देखा। तो ऐसे हालात में वो किसी भी पार्टी से गठबंधन कर लें। जनता ने एक मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को फिर से एक बार जनता पूर्ण बहुमत देने वाली है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश लगातार विकास कर रहा है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, उसको देख करके जनता एक बार फिर से माननीय योगी आदित्यनाथ जी को प्रदेश में भेजेगी और वो एक बार फिर से विकास की धारा को बहाएंगे। तो जितनी भी पार्टियां हैं वो धरी की धरी रह जाएंगी। अभी जिनको सपने आ रहे थे वो सपने उनको मुंगेरी लाल के हसीन सपने साबित। दलों की एक विचारधारा होती है, पार्टी के नेता उस विचारधारा का पालन करने का दम भरते हैं। पार्टी की रीति नीति का अनुपालन करते हुए दशकों तक दल से जुड़े रहते हैं। लेकिन अब इस दौर में ये देखा जा रहा है कि सत्ता की ललक में राजनेता वर्षों पुरानी पार्टी, उसकी विचारधारा, धर्म, ईमान को छोड़कर दूसरे दल में शामिल होने से पहले सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं। यूं तो पाला बदल का खेल विशेष रूप से चुनाव से पहले देखने को मिलता है। अब ऐसे में सवाल ये है कि चुनावी समय में दल बदल राजनीतिक पार्टियों के लिए और राजनेताओं के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा, ये वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। और चलिए सबसे पहले वो सवाल जान लेते हैं जिनके इर्द गिर्द ये चर्चा रहने वाली है। क्या मौर्य का टिकट फिक्स है? एक सवाल। और दूसरा सवाल, राजनेताओं को दल बदल इन दिनों खूब पसंद आने लगा है और अगर ऐसा है तो कार्यकर्ता किस पर विश्वास करते हैं? क्या नेताओं का स्वार्थ सर्वोपरि हो चला है इन दिनों? क्योंकि विचारधारा, दल, आपका खुद का स्वार्थ क्या कहता है? दलों से लगाव का दौर अब खत्म हो चला है क्या? चलिए चर्चा की शुरुआत हमारे साथ जो मेहमान बने हुए हैं उनसे आपकी चर्चा, आपके परिचय करा देती हूँ। सबसे पहले हमारे साथ मलिक जावेद साहब जुड़े हुए हैं। मलिक जावेद अंसारी, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आप कांग्रेस पार्टी के। मलिक जावेद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। रजा रिजवी साहब, प्रवक्ता हैं, पत्रकार हैं, माफ कीजिए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। रजा रिजवी साहब, आपका भी। सबसे पहले रजा रिजवी साहब, आप इसे शुरुआत होगी कार्यक्रम की कि दल बदल हम देखते हैं काफी लंबे समय से चला आ रहा है, लेकिन इन दिनों क्या वाकई नेताओं का स्वार्थ सर्वोपरि हो चला है जिसकी वजह से दल बदल आम हो चला है? पहले दल बदल होता था तो एक नेता 100 बार सोचते थे कि कैसे वो जिस पार्टी में जा रहे हैं कल तक उसी पार्टी को कोसते थे, कैसे उस पार्टी की विचारधारा को अपनाएंगे जिस पार्टी की विचारधारा से उन्हें तकलीफ थी, दिक्कत थी। आज लेकिन ये सब कुछ नहीं है। अगर उन्हें लगता है कि मेरा फायदा उस पार्टी में है तो विचारधारा क्या, आपके खुद के असूल क्या, धर्म, तमाम चीजें सब भूल जाते हैं सर। तो सिर्फ स्वार्थ सर्वोपरि हो चला है नेताओं का। रजा साहब, आवाज मिल रही है आपको? स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो है वो बहुजन समाज पार्टी में थे और बहुजन समाज पार्टी में रहते हुए वो विपक्ष के नेता थे और हम तो विधानसभा के अंदर कवर करते थे और वो बहुत जोर से चिल्ला के और बहुत अच्छे तरीके से विपक्ष का जो कार्य है वो करते थे। लेकिन ऐन चुनाव के टाइम जब 2017 का चुनाव बिल्कुल करीब आया तो वो उन्होंने, आप समझिए, विपक्ष का जो नेता होता है सदन के अंदर उसका वो कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर भी होता है, उसका रैंक कैबिनेट मिनिस्टर का होता है। उन्होंने इस्तीफा दिया। जब इस्तीफा दिया तो हम पत्रकारों को लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी प्रदेश के अंदर अपनी एक पार्टी को खड़ी करेंगे और उसके वो प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। लेकिन हम लोग ये कयास लगाते ही रह गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पता नहीं किस मोड़ पर केशव प्रसाद मौर्य ने समझाया या क्या समझाया या अमित शाह जी ने समझाया, किसने समझाया, वो भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद वो मिनिस्टर बने। मिनिस्टर बनने के बाद पूरा 5 साल उन्होंने इलेक्शन कमीशन के अनाउंसमेंट से पहले तक वो मंत्रिमंडल में शामिल रहे और आज उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है। तो क्या ये माना जाए कि पडरौना विधानसभा उनके लिए कमजोर पड़ रही थी या इनको लग रहा था कि जो ये भारतीय जनता पार्टी में मांग कर रहे थे कि साहब इतने एमएलए हमें दीजिए, हम लड़ाएंगे अपने, वो नहीं मिला, या क्या बात, कौन ऐसी बात आ गई जो इनका दिल जो है भारतीय जनता पार्टी से रूठ गया? तो कहीं ना कहीं कोई अंदर खाने में कोई बात है
या तो भारतीय जनता पार्टी से कहा होगा कि साहब हमें 40 एमएलए दीजिए, हमारे लड़ेंगे, या वो एमएलए कम कुछ दे रहे तो होंगे, वजह तो रही कम दे होगी, रहे होंगे। यूं ही कोई कैबिनेट मंत्री का पद छोड़कर तो नहीं जाता। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के पास बढ़ते हुए हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, वजह तो कुछ होगी ही जरूर, ऐसे ही ऐन चुनावी वक्त पर उनका छोड़कर जाना और आप लोगों का मान भी जाना, कौन सी वो ख्वाहिश थी उनकी जो पूरी नहीं कर पाया आप लोग? देखिए, मुझे तो लगता है कि उनकी ख्वाहिश तो वो स्वतः उत्तर प्रदेश की आदरणीय योगी जी की सरकार में सम्मानित कैबिनेट मिनिस्टर थे, वरिष्ठ मंत्री थे के रूप में वो पूरे 5 साल उन्होंने कार्य किया जी। उनकी गरिमा महिमा मान सम्मान था। उनकी बेटी को पार्लियामेंट का टिकट दिया पार्टी ने, उनको लोकसभा लड़ाया, वो सम्मानित लोकसभा की सदस्य है। तो ये उनकी क्या बात अधूरी रह गई, मैं तो ये नहीं समझ पाता, लेकिन अब इसका तो बेहतर वही बता सकते हैं कि आखिर वो मुझे हो गई कि वो आज उनको समाजवादी पार्टी बहुत प्रिय लगने लगी है, समाजवादी पार्टी की तरफ वो उनका रुझान हुआ। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की सवाल है, भारतीय जनता पार्टी अपने वसूलों पे काम करती है, अपने नीतियों, कार्यक्रमों, सिद्धांतों पे काम करती है। श्रीवास्तव जी, अगर कोई बात भी थी तो आपकी पार्टी तो जोड़ने में बिलीव करती है ना सर, तो आपने ऐसे जाने कैसे दे दिया? आप लोगों ने पूछा भी नहीं या अंदर खाने पार्टी की चर्चा ही नहीं हुई कि साहब समस्या क्या है, दिक्कत क्या है? और बाकी जो लोग जाने वाले थे, अब तक जो खबरें थी, उन्हें जरूर आप लोगों ने मनाकर चर्चा हो रही थी कि आप वो नहीं जा रहे हैं। नहीं, ये तो अगर पहले से ऐसा कोई उन्होंने विषय नेतृत्व के सामने रखा होता, वो उसपे की समस्या का समाधान न हुआ होता, तब तो ये बात समझ में आती। ऐसा तो अब तक कुछ था नहीं। अब तक तो सभी पार्टी के कार्यक्रमों में, सभी बैठकों में सभी उसके हिस्सा रहे। अभी जो जन विश्वास यात्राएं थी उसके वो हिस्सा रहे। तो ये अब उनको क्या सपना आया और किस सपने में वो किधर की तरफ, राजनेताओं को सपने बहुत आ रहे हैं सर, ये भी एक समस्या है कि अब कौन सा सपना नया देख लिया होगा उन्होंने। उनके भी सपने में कोई कृष्ण जी या भोलेनाथ जी ना आ गए हों ये बताने के लिए कि साहब सपा ज्वाइन कर लीजिए, जीत जाएंगे। खैर, आगे बढ़ रही हूँ मैं। तमाम मेहमान और भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले मैं मलिक जावेद साहब के पास जा रही हूँ। मलिक जावेद साहब, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल मिल रही है। मलिक जावेद साहब, ऐसा नहीं है कि कोई भी दल इस मामले में अछूता हो, आपके पास भी कोई आते हैं, कुछ आपसे चले भी जाते हैं, तो क्या वजह मानते हैं? क्या वाकई अंदर खाने जो एक कहते थे ना कि आप दम भरते थे कि हम इस पार्टी की विचारधारा के लिए जी जान से लड़ते हैं, मरेंगे यहीं, जिएंगे यहीं, लेकिन अब वो बात रही नहीं राजनेताओं में सर। और अब ये आए दिन का चला है कि कभी भी कोई आता है, कभी भी कोई चला जाता है। पार्टी भी इस मामले में अपना ही फायदा देखती है कि आए, कौन से वोटर आपके साथ है, कितने वोट आपके साथ है, कितनी सीटों पर आपका प्रभाव है, आइए जुड़िए, जिताइए और फिर चले जाइए। कुछ ऐसा ही चल रहा है सर सियासत? बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है, लेकिन जो हमारी पार्टी का स्टैंड साफ है। हम किसी भी राजनेता को रोकते नहीं है अगर वो अपना दल बदलना चाहता है, छोड़ के जाना चाहता है, क्योंकि जो हमारी राष्ट्रीय महासचिव है प्रियंका जी, उन्होंने साफ किया है जो जा रहे हैं वो कायर है, बुज़दिल है, वो क्योंकि जो संघर्ष नहीं कर सकते देश के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए, उनको हमारी पार्टी में रहने का कोई अधिकार भी नहीं। आप छोड़ के जाइए। बिल्कुल राहुल जी भी ये चीज क्लियर कर चुके हैं और सारे वरिष्ठ नेता कांग्रेस की ये चीज क्लियर कर चुके हैं। जिनको जाना है बिल्कुल जाए, और भी बाकी जो कुछ जाना चाहते हैं आगामी चुनाव में बिल्कुल जाए। हमारी तरफ से बिल्कुल खुली छूट है उन लोगों को, क्योंकि उन लोगों की कोई विचारधारा नहीं है, वो कोई संघर्ष करने नहीं चाहते, और जो छोड़ के जा रहे हैं उनको लालच है, लोग है और उनको डर है। नहीं, जो आए उनके लिए क्या नीति है पार्टी? कांग्रेस तो सब पार्टी की नीति है, जो आए हम उनके साथ काम करने को लिए तैयार हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो ये कैसे आप लोग डिसाइड कर रहे हैं कि वो पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए नहीं है? वो कौन सी अपनी पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए थे जो आपके पास आ रहे हैं? नहीं, उनको जब कांग्रेस पार्टी की विचारधारा अच्छी लगेगी तभी तो आएंगे वो। हम जबरदस्ती थोड़ी किसी को लेके आ रहे हैं। ठीक है, मतलब ये कोई ऐसा स्पेशली नहीं है कि अगर आप अपनी पार्टी के साथ निभा नहीं पाए, आपकी पार्टी के साथ आपका लगाव नहीं था, तो आपका कांग्रेस के साथ लगाव होगा या नहीं, इन उसूलों पर फिलहाल पार्टी नहीं बात कर रही है कि आइए वेलकम है, जाइए वेलकम है। पार्टी बिल्कुल असूलों पे बात कर रही है। जो कार्यकर्ता, हमारे जो कार्यकर्ता है उनको पूरा सम्मान दिया जाएगा, चाहे वो टिकट हो चाहे पद हो। जो बाहर के लोग आते हैं उनसे पहले कार्यकर्ता का पूरा हक है हर चीज पर। तो इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव में भी हम अपने कार्यकर्ताओं को टिकट देने जा रहे हैं और 400 सीटों पे
बाहर से कोई भी आएगा उसे टिकट नहीं देंगे, देंगे। वो लीडरशिप डिसाइड करेगी, लेकिन ज्यादा से नहीं तो ज्यादा अभी फिर आप किस कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि भाई पहले आप अपने कार्यकर्ताओं को देखेंगे ना? और आप ऐसे तो छोटी पार्टी तो है नहीं कांग्रेस की, आपके पास टोटा उछला हो कार्यकर्ताओं का। हर सीट पर आपके कार्यकर्ता हैं, हर सीट पर कोई ना कोई उम्मीदवारी अपनी पेश कर रहा होगा, तो पहली प्रायोरिटी वही होंगे ना, यानी बाहरियों को आप टिकट नहीं दे रहे हैं। नहीं, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी अपने कार्यकर्ता है, हमारे नेता है, हमारे जो जमीन पे लड़ रहे हैं। वही सवाल मेरा वही है, आप सीधा समझिए या घूमकर समझिए कि आपके पास कार्यकर्ताओं का टोटा तो है नहीं, आपके तमाम कार्यकर्ता आपकी पार्टी के हर सीट पर हैं, तो पहले टिकट तो नहीं देंगे ना, यानी बाहरियों को टिकट नहीं मिल रहा है। आइए बहुत अच्छी बात है, लेकिन टिकट हम नहीं देंगे आपको, ऐसा बोल रहे हैं ना? पहले हम अपने कार्यकर्ताओं को ही टिकट देंगे, और दूसरी बात यह है पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में डबल बात कर रहे हैं मलिक साहब। पार्टी सड़क पर दिखी है तो वो कांग्रेस पार्टी दिखी। ठीक है रजा साहब, ये अच्छा है कि पार्टी में आपने सालों साल काम किया। मैं अगर कांग्रेस की बात करूं तो मलिक साहब जो बता रहे थे कि सालों साल काम किया, उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप इस पार्टी से संतुष्ट नहीं हैं, आपको वो नहीं मिल पाया कि आप जो चाहते थे, आप दूसरी पार्टी में जा सकते हैं, पार्टी आपको नहीं रोकेगी। हाँ, आने से पहले भी कुछ नहीं पूछा जाएगा। मैं आ रही हूँ आपके पास रजा साहब, आपसे भी बात करूंगी। नदीम खान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है नदीम जी से भी पहले बात कर लेना, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को हम समझ लें, फिर रजा साहब आप उस पर अपनी टिप्पणी कीजिएगा। नदीम खान जी, आवाज मिल रही है अभी आपको मेरी? नदीम जी रिप्लाई कीजिए प्लीज, आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए रजा साहब कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है, जो हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे हैं कि जो हमारी पार्टी में आ जाता है और आने के बाद जाना चाहता है तो चला जाए, ये किस तरीके की राजनीति है? ये राजनीति तो हमको खुद समझ में नहीं आती है कि जो आना चाहे आए और जो जाना चाहे चले। कि आदमी विचारधारा के साथ जुड़ता है कि आदमी जो है पदरूपता के साथ जुड़ता है कि हमें पद मिल जाए तो हम इस पार्टी में रहेंगे, हमें पद नहीं मिलेगा तो हम इस पार्टी में नहीं रहेंगे जी। इंसान जिस भी पार्टी में जाता है पहले उसकी विचारधारा से वो जुड़ता है, और जब उस पार्टी की विचारधारा से जुड़ता है तब वो आदमी उस पार्टी के अंदर मजबूती से खड़ा होता है। लेकिन ये सही देखा गया है 10, 15, 20 साल से कि विचारधारा के साथ नहीं जुड़ते हैं। लोग समझते हैं इस सीट से हम जीत जाएंगे, घोड़ा भाग लगाते हैं, कितने वोटर किस जात के हैं, किस जात के वो करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी क्यों चले गए? भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए, इस पर उनको रोकना चाहिए था। और क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य कोई छोटे लीडर नहीं है, कद्दावर नेता है, हल्के लीडर नहीं है। कोई हल्का लीडर उनको ले रहा है तो लेता रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों जा रहे हैं, और उनको मनाना चाहिए, उनको रोकना चाहिए, क्योंकि इससे एक मैसेज गलत जाता है। ये इससे किसी को जो है वो मैसेज गलत जाता है। चुनावी समय में अगर कोई कैबिनेट मंत्री आपकी पार्टी छोड़कर जाता है तो कितना बड़ा पार्टी को नुकसान है, ऐसे महसूस करने के बावजूद भी आप अपनी ज़बान पर उस दर्द को नहीं ला सकते, क्योंकि अगर आपने ला दिया तो विपक्ष आपकी इस कमजोरी को पकड़ लेगा। खैर, अभी विपक्ष आपकी कमजोरी को वैसे ही पकड़ चुका है, क्योंकि उन्होंने मौर्य जी को अपने पास शामिल कर लिया है। आती हूँ सर, रजा साहब आपके पास आती हूँ, हरीश चंद्र जी आपके पास भी आती हूँ। पहले हम नदीम जी को शामिल कर लें, क्योंकि उनका महत्वपूर्ण होगा वर्जन जो हमारे चर्चा में होगा। इस वक्त हमारे साथ सपा से जुड़े हुए शिवशंकर गौड़ जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी, आवाज मिल रही है। शिवशंकर गौड़ साहब, बहुत स्वागत करती हूँ आपका। मुझे बताइए कि अभी आपकी पार्टी में मौर्य जी शामिल हो गए हैं, कुछ और लोग भी आते जाएंगे, पहले भी आए, कुछ गए भी। सर, आपकी पार्टी में जिन्हें आपने शामिल किया है मौर्य साहब, वो भारतीय जनता पार्टी यानी योगी जी की सरकार में कैबिनेट मंत्री। अब सवाल ये है कि यूं तो कोई अपना आशियाना छोड़कर किसी नए आशियाने की तरफ या कोई नया घरौंदा तो ढूंढता नहीं है। पहले जाहिर सी बात है उसे लग रहा होगा कि कुछ ना कुछ तो मिल रहा है, तभी वो इस आशियाने की तरफ बढ़ा है। तो साहब, टिकट का वादा हुआ होगा, ऐसा है? देखिए, मैं स्पष्ट बताऊं, और कहा जाता है कि यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो बात रही होगी। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से दलितों पिछड़ों के मंत्री विधायकों के साथ और माननीय मुख्यमंत्री का जो व्यवहार है उसको लेकर एक पीड़ा सबके मन में बनी रही, और माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो पत्र लिखा है, मार्मिक पत्र है राज्यपाल महोदय से कहते हुए, वो पीड़ा सहते सहते आज यहाँ तक की स्थिति आई कि उनके स्वजाति के उप मुख्यमंत्री जी को स्टूल मिलता है, कुर्सी नहीं मिल पाती है और कोई कार्य नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ये पीड़ा बड़ी है। मौर्य साहब जी से कि 4.5 साल आपने ये दर्द क्यों नहीं बयां किया? नहीं, लगातार इन चीजों के लिए दर्द तो फिर शुरू से ही हो रहा होगा, उनको तकलीफ तो दिल में पहले से महसूस होती होगी।
जब परिवार का कोई मुखिया नहीं सुनता है, वो लगातार अपने सरकार से, अपने पार्टी के लोगों से कहते रहे होंगे, किसी ने सुना नहीं होगा, उन्होंने कहा नहीं हम ये घर छोड़ देते हैं। जो जहाज डूबने वाली हो, जो जहाज उत्तर प्रदेश की जनता का विनाश करना चाहती है, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रतिनिधि उस जहाज पे चढ़ना चाहेगा। आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पे बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश को हम उत्तम प्रदेश बनाने के लिए संकल्पित है, इसलिए आदरणीय स्वामी मौर्य जी कहा जा रहा है सर, मौर्य साहब नहीं, बेटे बेटी को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा। फिक्स क्या तीनों के टिकट हुए? देखिए अब ये क्या बात आती है, क्या बयान आता है, वो माननीय सांसद हैं, उनका क्या निर्णय होगा ये पार्टी शीर्ष नेतृत्व तय करेगा और स्वयं के वो सांसद हैं उनका निर्णय होगा। लेकिन हम स्वामी प्रसाद मौर्य जी का हृदय से बहुत स्वागत करते पहले हैं। जब तक हम बात कर रहे थे तो ये भी खबरें थी कि आरएलडी और आपके बीच सीटों को लेकर बातचीत जम गई है, यानी अभी गठबंधन तो है लेकिन अब सीटों को लेकर भी आप लोग जो डिवीजन है वो करते हुए चल रहे हैं आगे। अभी बाकी लोग और आ गए, अब ये फिर अब मिक्सअप कॉम्बिनेशन हो गया, फिर से आप सीटों का बंटवारा कीजिए साहब, इतनी सीटों पर आप लड़ना, इतनी सीटों पर आप लड़ना। तो अब ये बाकी और भी अभी आ रहे हैं क्या, रास्ते में है क्या? बाकी दलों को बता दीजिए, अपने छोटे दलों को, कि अभी और धैर्य रखिए। आपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विजय रथ यात्रा के दौरान का वो भाषण नहीं सुना? उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए महापरिवर्तन ये चल रहा है और महापरिवर्तन में कौन कौन अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करना चाहता है। तो जितने दलों हम सबको साथ लेकर तो हिस्सेदारी में हिस्सा किसके पास क्या आ रहा है? आप सुने तो सबकी हिस्सेदारी लेकर हम लोग सुनिश्चित करेंगे और उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे ले जाने के लिए हम लोग कार्य करेंगे। ठीक सर, ठीक है। हरीश श्रीवास्तव जी, अभी रजा साहब ने कहा कि रोकने की कोशिश एक भी बार नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि वो छोटे मोटे नेता थे, पार्टी के बड़े नेता थे और कार्यकर्ता भी है, तो क्यों जा रहा है इतना साल आपके साथ जुड़ने के बाद? 4.5 साल पूरे हो गए सर, और अगर आप लोगों को लगता है कि गलत व्यक्ति थे तो अब तक इतने महत्वपूर्ण पद पर वो कर क्या रहे थे, और अगर वो सही थे तो उन्हें रोकने की कोशिश की क्यों नहीं गई? हरीश श्रीवास्तव जी, देखिए कोई उनका कंसर्न आया होता है रजा साहब को, अगर कोई ये बात जानकारी हो, वरिष्ठ पत्रकार है वो, तो सबसे उनका भारतीय जनता पार्टी के वर्ग में भी सबसे उनका मिलना जुलना रहता है। अगर उनका कोई कंसर्न पार्टी नेतृत्व के सामने आया होता और वो ना एडजस्ट होता तो रजा साहब की बात से मैं इत्तेफाक रखता, लेकिन आज तक जहां तक मेरी जानकारी है नहीं, वो अपने ट्वीट में या फिर अपने जो लेटर जो उन्होंने राज्यपाल को सौंपा है उसमें बड़ी मार्मिक तरीके से उन्होंने बताया है कि कैसे उनकी सुनवाई नहीं होती थी। एक मंत्री होने के नाते भी सरकार में उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। जो वो चाह रहे थे सिर्फ योगी जी की बात होती थी, योगी जी जो चाहते थे, योगी जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता था। तो ये दर्द था सर उनका। ये देखिए, मैं अरुण जी एक चीज बताऊं कि जब भी कोई दल छोड़ता है, कोई पार्टी छोड़ता है, तो कुछ न कुछ बात वो इस तरह की जरूर करता है कि ताकि वो अपनी बात को, अपने औचित्य को सिद्ध करने के लिए वो कुछ न कुछ बात जरूर तो वो करता बात, वो औचित्य क्या होगा सर जो सपा ने सिद्ध कर दिया या उन्हें मिल गया सपा की तरफ से? मुझे तो ये लगता है कि जो बात उन्होंने कही है वो केवल महज इस नाते कही कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं, इस नाते वो बात उन्होंने कही। अन्यथा मुझे कोई ऐसा कंसर्न दिखाई नहीं पड़ता, ऐसा कोई गंभीर विषय कोई ऐसा दिखाई नहीं पड़ता जिसको लेकर के ये बात हो। और अगर कोई ऐसी कोई बात होगी तो वो लीडरशिप के लिए कोई कमी रखी भी नहीं थी ना कृष्ण जी आप लोगों ने। अगर कोई कमी रखी होती तो समझ में आता, कैबिनेट का दर्जा मिला हुआ था, या ये भनक लगी होगी कि आने वाले समय में ना आप उन्हें टिकट दे रहे हैं ना उनके बेटे बेटियों को टिकट दे रहे हैं, वो एक रीजन हो सकता था कि टिकट की वजह से वो आगे सपा की तरफ स्विच कर गए। तो ये बताइए कि टिकट आप लोग नहीं दे रहे थे, उनका काम पसंद नहीं आया आप लोगों को? नहीं, अब एक तो ये संभव नहीं होता ना कि एक परिवार के कई लोगों को टिकट एक साथ आप दे दीजिए। अब जैसे सभी को टिकट नहीं दे रहे थे, इस पर सहमति नहीं बन रही थी, इसलिए वो छोड़कर गए। नहीं हो सकता है, मैं ये नहीं जानता क्योंकि मैं नेतृत्व का पार्ट नहीं हूं, तो मैं ये नहीं एग्जैक्टली बता सकता कि क्या उनकी बात थी। लेकिन मैं एक विषय को आपको पूछना चाहता हूं, उनके पत्र में जो था कि साहब वो दलितों की, कमजोर वर्गों की, इनकी उनकी उपेक्षा, आप मुझे बताइए, राजा साहब इस बात को बखूबी जानते हैं या शिवशंकर जी जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं वो जानते होंगे कि सभी कमिश्नरी स्तर पर श्रमिक वर्ग के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय सरकार बना रही, बड़ी धनराशि उस पे खर्च कर रही है। ये तो वही बात हो गई कि रीजन वो ढूंढ रहे थे, रीजन उन्हें मिला नहीं मिला, लेकिन जो वजह थी वो आपने दबे शब्दों में बयां की कि सभी को तो टिकट नहीं दिया जा सकता। और परिवारवाद के खिलाफ तो वैसे ही आपकी पार्टी बोलती है
ठीक है सर, आ रही हूँ मलिक जी। ज्यादा श्रमिकों के खाते में मलिक जी, उसके से 15 मौर्य जी का जाना एक संदेश ये भी देते हुए नजर आया हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी कि बेटे बेटियां और पिताजी सभी को टिकट देना तो संभव नहीं था सर, तो पूरे परिवार को ना टिकट देते हुए हमने सोचा कि ठीक है आप दूसरी तरफ ही स्विच कर लीजिए। इनडायरेक्टली हमें पता चल रहा है, हालांकि पुष्टि नहीं कर रहे हैं इस चीज की हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी, इस पर आपकी टिप्पणी? मुझे इसकी कोई वो जानकारी नहीं है, मैंने कहा हाँ ठीक है सर, आपकी भावनाएं समझ रही हूँ, नहीं भावनाओं पर मैं कह रही हूँ ना, पुष्टि नहीं कर रही मैं कि आपने ऐसा बिल्कुल स्वामी प्रसाद लिखित में दे दिया हमको, लेकिन उस एंगल को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं ना कि आपने बेटे बेटियों को भी टिकट अगर आपको चाहिए था, आपको खुद को भी टिकट चाहिए था, तो परिवार को, पूरे परिवार को भारतीय जनता पार्टी टिकट थोड़ी ना दे सकती। एक क्लू मिलकर हम एक क्लू की तरह हम उसे समझ रहे हैं, मैं पुष्टि नहीं कर रही हूँ। आगे सवाल ले लेती हूँ, मलिक जी क्या कहेंगे? जी मैं यही कहूंगा कि इससे हमारा क्या लेना देना है। वो पहले बहुजन समाज पार्टी में थे, फिर वो भारतीय जनता पार्टी में आए, अब समाजवादी पार्टी में गए, वो उनको टिकट दे नहीं दे हमारा क्या लेना देना, कुछ भी करें उनके साथ। ठीक है, वो इस मामले में उन्होंने मौर्य जी को जाने दिया, एक बड़े नेता को जाने दिया कि वो हमें बर्दाश्त है कि बड़े नेता जाएं, लेकिन परिवारवाद पर वो अपनी एक जो साफ स्ट्रैटेजी है उसको लेकर चल रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ गौड़ साहब भी हैं। गौड़ साहब क्या कहेंगे, आप पूरे परिवार को टिकट देंगे? बात वहीं आ जाती है सर, गए इसी वजह से, इनडायरेक्टली अगर समझने की कोशिश करें तो। देखिए पूरी तरीके से आप इस पर समझिए, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी और माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बीच की वार्ता है और श्रेष्ठ नेतृत्व इसको तय करता है। बात टिकट पे नहीं है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, ये महापरिवर्तन का दौर है। भारतीय जनता पार्टी के कुप्रशासन से कैसे उत्तर प्रदेश की जनता को मुक्त कराया जाए। यहाँ बेटियों को पढ़ाने की बात करके बेटियों के सामूहिक दुष्कर्म होते हैं, 3 साल की बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुए, यहाँ हत्याएं होती है, माननीय मुख्यमंत्री का जनपद सुरक्षित नहीं है। और आपने देखा कि लगातार बेरोजगार नौजवानों के लाठियां कैसे बर्बरतापूर्वक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बरसाने का काम किया। मैं आपको निश्चित तौर पर बता सकता हूँ कि जनता हम उस युग में जी रहे हैं जहाँ आपकी बात सुनिए ना, कोई चीज बगैर स्वार्थ के 1% ही लोग होंगे जो करते होंगे, और फिर राजनेताओं की बात आए तो उनकी महत्वाकांक्षाएं उनसे ऊपर होती हैं, तो जाहिर सी बात है कि कुछ तो आश्वासन मिला होगा आप लोगों की तरफ से। और अभी तक तो कुछ चैनल पर शाम को हम जब तक हमें इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे थे तब तक वो कुछ चैनल्स पर तो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि साहब मैं तो सिर्फ मिलने गया था, मैंने तो पार्टी ज्वाइन ही नहीं की है, तो कुछ तो सच ही सामने नहीं आ रहा है। आपने क्या, आप लोग क्या चलाते हैं, आप लोग जाने उससे चीजें क्या है क्या नहीं है। ये जो ऑफिशियल आती है चीजें, उस चीजों पे हम लोग बात करते हैं। जिस प्रकार से जनता उठ चुकी है भारतीय जनता पार्टी से, और ये निश्चित तौर पे जानिए कि तय क्या होना है। वो माननीय मंत्री हमेशा अच्छा, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से उन्हें टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? किसी को तो टिकट दे रहे होंगे ना तीनों में से, इतना तो बता दीजिए। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे वहाँ बहुत अच्छी सिस्टम है, लोकतंत्र ये बहाल है। किससे करेंगे इनकार, किस से करेंगे इजहार इकरार? बड़े कंफ्यूजन है सर, अखिलेश जी कैसे मैनेज करेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मलिक साहब हमारे साथ जुड़े, हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े, गौड़ साहब हमारे साथ जुड़े, रजा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, आप सभी का बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश की सियासत इन दिनों उफान पर है और ऐसा सियासी भूचाल कि एक कैबिनेट मंत्री अपनी पार्टी छोड़ के, सरकार छोड़ के चला जाता है विपक्षी पार्टी में यानी सपा के पास, और उसके बाद दोनों ही दल अपनी अपनी तरफ से बचाव की मुद्रा में, क्योंकि मौर्य साहब अकेले नहीं गए, बेटा बेटी भी हैं साथ जिनकी टिकट की आस उन्हें सपा से है, लेकिन मिलता उन्हें टिकट या नहीं मिलता ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। और यूं तो मौर्य साहब कच्चे खिलाड़ी हैं नहीं कि बगैर किसी आश्वासन के या बगैर किसी कह सकते हैं कि बातचीत के वो सपा में शामिल हो गए हों, या इतने कच्चे खिलाड़ी तो है नहीं मौर्य साहब, ज़रूर कुछ तो बात हुई होगी, लेकिन सपा भी न्यूट्रल है कि हमारे अध्यक्ष जी तय करेंगे उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन ये तो तय है जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से हमारे मौर्य साहब आते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से उन्हें या तो उन्हें टिकट मिल रहा होगा या उनके बेटे को मिल रहा होगा, वहाँ से उस कार्यकर्ता को तो नहीं मिलेगा जिसने सपा के लिए दरी फट्टी उठाने का काम किया होगा। तो यह अन्याय उन कार्यकर्ताओं के साथ होता है, अत्याचार उन कार्यकर्ताओं पर होता है कि जो सपने तो सजा लेते हैं कि हम 10 साल काम करेंगे तो पार्टी अध्यक्ष हमें देख लेंगे, हमें पहचान लेंगे, हमारी मेहनत को कहीं ना कहीं फल मिलेगा, लेकिन बाद में होता क्या है, ये दलों का आपस में दल बदलने वाली सियासत, और दल बदल करने के बाद मारा जाता है वो कार्यकर्ता जिसने सही मायनों में पार्टी के लिए काम किया होता है। तो ये वो दौर है, ये वो युग है जब राजनेता न पार्टी की विचारधारा से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, धर्म सियासत की तमाम चीज़ें जो हैं उनके सिर्फ स्वार्थ से जुड़ी हुई हैं। जहाँ अच्छा मिले वहाँ चल दीजिए, जहाँ ना मिले फिर बदल लीजिए। दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।